गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू कहते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया है इन एन एसी सर्किट वोल्टेज दी गई है क्या है 200 प्लस जे 40 वोल्ट्स और आपको करंट दी गई है अगेन रेक्टेंगुलर फॉर्म में 30 माइनस जे 10 एम्पेयर और आपको कहा है बताइए पी और क्यू क्या रहेंगे सर्किट के लिए, मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस फॉर्मूला से एस निकालते हैं। एक काम करते हैं, वी और आई गिवन है आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सबसे इजीएस्ट ये रहेगा। पी और क्यू निकालेंगे आप अपेरेंट पावर निकालें एस। कैसे निकालेंगे, 200 प्लस जे 40 मल्टीप्लाई बाय आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंपली ये साइन चेंज करना तो आपको आपका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस जे 2000 प्लस जे 1200 माइनस 400। यहाँ आइडेंटिटी यूज की है जे स्क्वायर इक्वल टू -1। सो यहाँ से आपका एस बन जाएगा 5600 प्लस जे 3200 VAs। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से रहता है एस का एक्सप्रेशन। सो दिस पार्ट इज योर एक्टिव पावर एंड दिस पार्ट इज योर रिएक्टिव पावर। So P is 5600 and Q is 32800. VAR in इंडक्टिव, ये प्लस का साइन है, यहाँ से ये पता चलता है कि ये आपकी जो पावर है ये इंडक्टिव पावर है। अगर ये साइन यहाँ नेगेटिव होता तो आपका इसका मतलब होता कि जो आपका VAR निकला है दैट इज कैपेसिटिव। फिलहाल यहाँ पे आपका ये जो प्लस का साइन आया है एस में दैट इज पॉजिटिव, दैट इंडिकेट्स कि आपका जो क्यू है दैट इज इंडक्टिव। सो योर आंसर इज डी, 5600 वॉट्स 3200 VAR इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। चलिए अब ये MCQ करते हैं। इस MCQ में आपको कहा गया होगा कि पहले कुछ लोड है वो डेल्टा फॉर्मेशन में कनेक्टेड है। इस तरह से आपको कुछ लोड रहेगा दैट इज कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेशन and supplied with some voltage Vs, and if this same load is now connected in star formation across the same supply तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी, ए बी और सी और डी। देखिए अगर सेम इम्पीडेंस Z आपका डेल्टा से स्टार में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या रहता है, आपका जो स्टार में करंट होती है फेज के केस में दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू ईयर, जो आपकी फेज में करंट होगी डेल्टा कनेक्शन बाय √3 टाइम्स। आपके जो स्टार कनेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी इस टाइम पे दैट विल बी लेस देन डेल्टा कनेक्शन। नाउ बाय व्हाट फैक्टर इट विल बी लेस देन डेल्टा कनेक्शन, दैट इज बाय √3 टाइम्स। सिमिलरली जो आपकी लाइन में अगर कंपेयर करें हम आपके स्टार डेल्टा कनेक्शन तो उस टाइम पे भी आपकी जो लाइन करंट होगी स्टार में वो अगेन कम होगी आपके लाइन करंट के कंपैरिजन में। आपके डेल्टा कनेक्शन में इस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही होगी उससे अगेन बाय व्हाट फैक्टर, बाय फैक्टर 3। सिमिलरली आपकी जो 3 फेज पावर होगी स्टार में
वो भी कम होगी इन कंपैरिजन टू 3 फेज पावर टू डेल्टा कनेक्शन। तो अगेन वो बाय फैक्टर कम होगी, आपकी डेल्टा कनेक्शन में जो पावर कंजप्शन होगी दैट विल बी 3 टाइम्स हायर इन कंपैरिजन टू योर स्टार कनेक्शन। तो इस तरह का कुछ केस रहता है, अगर आप डेल्टा कनेक्शन में लोड लगे हैं और सेम लोड को अगर आप स्टार फॉर्मेशन में कनेक्ट कर देंगे तो आपके कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज सी, पावर कंज्यूम विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। आपकी डेल्टा कनेक्शन में मान लेते हैं 1000 वॉट्स अगर पावर कंज्यूम हो रही थी, उस सेम लोड को स्टार कनेक्शन में लगा देंगे तो आपकी पावर 333.3 वॉट्स कंज्यूम होगी। तो इन चारों में से ये सी स्टेटमेंट सही है। और अगर हम ध्यान दें तो बी स्टेटमेंट भी सही है, लाइन करंट्स विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू। सो इस केस में आपका बी और सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि आपके स्टार कनेक्शन में ये सारे पैरामीटर्स करंट के, पावर के, लाइन करंट, फेस करंट आपके स्टार में कम क्यों होते हैं इन कंपैरिजन टू डेल्टा। ऐसा क्यों होता है कि आपके डेल्टा में ज़्यादा करंट और ज़्यादा पावर बनती है और आपके स्टार कनेक्शन में कम पावर क्यों बनती है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात है वो है फॉर सेम सप्लाई। मान लेते हैं आपकी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 400 वोल्ट्स है, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट्स। तो जो आपके फेज में वोल्टेज बनेगी आपके डेल्टा कनेक्शन में वो कितनी बनेगी 400, और अब आपकी जो फेस करंट बनेगी डेल्टा में वो कितनी बनेगी 400 डिवाइडेड बाय सेट। सिमिलरली आप अगर सेम सप्लाई के लिए यहाँ पे देखेंगे स्टार कनेक्शन में, तो जो आपकी जो फेस करंट बनेगी, फेस वोल्टेज बनेगी वो होगी कितनी 400 डिवाइडेड बाय √3। तो अब आपकी जो फेस में करंट बनेगी वो कितनी होगी 400 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय z। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली I = V डिवाइड बाय z किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डेल्टा कनेक्शन आपकी फेस करंट कितनी है 400 डिवाइडेड बाय z, और आपके स्टार कनेक्शन आपकी फेस करंट कितनी है 400 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय z। सो इस एक √3 की वजह से आपके स्टार कनेक्शन में जितने भी पैरामीटर्स रहते हैं, चाहे वो फेस करंट के हों, लाइन करंट के हों या 3 फेस पावर के हों, सेम लोड को अगर आप डेल्टा से स्टार में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी जो पावर कंजप्शन होगी वो कट जाएगी। बाय व्हाट फैक्टर्स, बाय दीज फैक्टर्स। अब ये इन फैक्टर्स से रिड्यूस की होती है √3, वो तो आपने देख ही लिया फेस पैरामीटर्स में। ये बाय फैक्टर 3 यहाँ पे क्यों है और बाय फैक्टर 3 यहाँ पर क्यों रिड्यूस हुआ है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि एक लोड को डेल्टा से स्टार में कनेक्ट करके इस तरह की रिडक्शन क्यों होती है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि फेस में जो वोल्टेज होती है वो स्टार के केस में कम होती है इन कंपैरिजन टू डेल्टा, उसकी वजह से ये सारे पैरामीटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये बाय फैक्टर √3 और बाय फैक्टर 3 और 3 क्यों यहाँ पे रिडक्शन होती है, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं इससे ज़्यादा, तो आप एक काम कीजिए, मेरे बेसिक कोर्स में 01A नेटवर्क एनालिसिस में AC सर्किट एनालिसिस मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ, 3 फेस सर्किट एनालिसिस मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ, वहाँ पे 0505 करके लेक्चर होगा। वहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइड बाय 3 क्यों हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो फॉर दिस MCQ योर आंसर इज B and C, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अभी MCQ करते हैं। देखिए इस MCQ में आपको कहा गया है आपके पास 2 पैरेलल ब्रांचेस हैं A and B,
connected across an AC source, दोनों ब्रांचेस में एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक ब्रांच में 1 ओम, एक ब्रांच में 1.5 ओम, और इंडक्टर इज अननोन, एंड इन अदर ब्रांच इंडक्टर इज ऑफ 30 माइक्रो हेनरी। तो आपसे पूछा गया है, बताइए I1 और I2 की इस रेशियो को टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर रखना हो I1 I2 की रेशियो को, तो बताइए L की क्या वैल्यू चूज़ की जाए, L2 की क्या वैल्यू चूज़ की जाए। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी आपकी, VS डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा L1, ये आ जाएगा आपका I1। सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा आपका, पैरेलल में दोनों ब्रांचेस लगी हुई, तो सेकेंड ब्रांच में भी वोल्टेज बनेगी VS, और वहाँ पे आपकी I2 करंट क्या बन जाएगी, 1.5 प्लस जे ओमेगा L2, एंड नाउ रेशियो ऑफ I1 बाय I2 क्या हो जाएगी, 1.5 प्लस जे ओमेगा L2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा L1। अब इस रेशियो को टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताना है L2 की क्या वैल्यू रखी जाए। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे फैक्टराइज, 1.5 प्लस जे ओमेगा L2 डिवाइडेड बाय, सॉरी आई मेंट रैशनलाइज कीजिए। कैसे करेंगे रैशनलाइज, इस तरह से, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 1.5 माइनस 1.5 जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 जे स्क्वायर माइनस, सो इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर L1 L2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर L1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने दो आइडेंटिटीज यूज़ की हैं, वन इज A माइनस बी मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड द अदर आइडेंटिटी दैट आई हैव यूज्ड इन दिस मल्टीप्लिकेशन इज J स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस एक्सप्रेशन से आप सेपरेट आउट कर लीजिए। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से, माइनस जे ओमेगा 1.5 L1 माइनस L2, तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर। फॉर यू I1 बाय I2 रेशियो टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपका ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को 0 से रख लीजिए, तो आपके जो ये रेशियो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ I1 बाय I2 इज जे ओमेगा 1.5 L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर L1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर योर रेशियो ऑफ I1 बाय I2 टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 L1 शुड बी इक्वल टू L2, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाता है, एंड इन न्यूमेरिकल L1 इज गिवन टू बी 30 माइक्रो हेनरी, सो L2 शुड बी 45 माइक्रो हेनरी। This is given in MCQ.
A is an inductor, missing part is with 30 microhenry. So this is your L1. So your answer is C. चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है अ सर्किट हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इफ द सर्किट करंट चेंजेस with the rate of 10 ampere per second, that means di by dt आपको given है। If the circuit current changes at rate 10 ampere per second, that is di by dt, then self-inductance, self-induced EMF, ये आपका इंडक्टर आ गया, इसका आपको इंडक्टेंस दिया गया है 2 हेनरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया गया है दैट इज 10 एम्पेयर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो कितनी होगी अक्रॉस द इंडक्टर। तो कैसे निकालेंगे हम? सिंपली एल डी आई बाय डी टी करके। सो इट इज सिंपल न्यूमेरिकल, V will be 20 volts. The EMF around your inductor will be 20 volts. चलिए ये MCQ कहते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट में कितनी वोल्टेज बनेगी। देखिए आपकी सप्लाई कौन सी है, यहाँ पे DC सप्लाई है। DC सप्लाई में स्टेडी स्टेट के केस में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है एज शॉर्ट सर्किटेड, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है DC अंडर DC सप्लाई, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है ओपन सर्किटेड। सो यहाँ पे अंडर स्टेडी स्टेट अंडर DC सप्लाई आपका कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किटेड। तो ये ओपन सर्किटेड बिहेव करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी बनेगी ये आपसे पूछा गया है। सो जो वोल्टेज बनेगी दैट विल बी सिंपली 12 वोल्ट। सो डी इज योर आंसर। चलिए ये MCQ देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है रिएक्टेंस ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू DC सर्किट क्या रहेगा। यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस दिया गया है, कैपेसिटर का 1 फैरेड, और आपको कहा गया है ये कैपेसिटर एक DC सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, और आपसे पूछा गया है बताइए इसका रिएक्टेंस क्या होगा। सो XC विल बी सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 0। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, F की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। सो योर XC विल बी infinite. So is your answer.